अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोरमैन शो। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम वाकयात पे और बनाएंगे हेडलाइंस। उसके बाद हाजिर होंगे उन सब चीजों के साथ जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। पाकिस्तानी फनकारों के साथ हिंदुस्तान में नारवा सलूक की क्या वजह है, बात करेंगे आलम अरबा से। हमारे साथ होंगे मौजूद अमरीश पुरी और पाकिस्तान से मौजूद होंगे जनाब अयूब खोसो। क्या भारतीय खिलाड़ियों की पीएसएल में शमूलियत पर कोई पाबंदी है? जवाब देंगे जनाब वसीम अकरम। वीआईपी की जान किसी पाकिस्तानी की जान से कितनी कीमती है, इस पे बात करेंगे वजीर आला सिंध जनाब कायम अली शाह से। आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्या डॉक्टर आसिम को सिंध हुकूमत बचाने में कामयाब हो जाएगी? बात करेंगे एक्सक्लूसिवली डॉक्टर आसिफ हुसैन। और सबसे पहले बात करेंगे सरहदी नुमाइंदों से जो अपनी अपनी अतराफ की सरहदों की नुमाइंदगी करते हैं और उनके नज़दीक सरहदों का कोई मकसद नहीं, लेकिन इस तरफ से इतनी मोहब्बत और दूसरी जानिब से इतनी नफरत क्यों, ये हम जानेंगे जनाब मरहूम अमरीश पुरी से। अस्सलाम वालेकुम सर। नमस्कार, नमस्ते। जिस दिन हम किसी पाकिस्तानी को देखते हैं, हमारे खून के अंदर सैकड़ों काले कुत्ते एक साथ भौंकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। उसके साथ हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे स्टूडियोज में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले बड़े मशहूर और मारूफ फनकार जनाब अयूब खोसा साहब। और भाईजान क्या हाल है? खैर तो ठीक ठाक हो? खैरियत है? घर में सब खैरियत है? ठीक ठाक है? बच्चे बच्चे ठीक है? घर में सब खैरियत है? आपकी पड़ोसन कैसी है जिसके पीछे आप पड़े हो? ठीक ठाक है? वो खैरियत से? उसके घर में सब खैरियत है? उसके माँ बाप कैसे हैं? ठीक ठाक है? उनके घर में क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप सुनाए भाईजान, खैरियत से? ठीक ठाक है? खैरियत से? ठीक ठाक है? आप सुनाए भाई, कैमरा वाला भाई, ठीक ठाक है? खैरियत से? कुछ जो भाई जो है वो ठीक है, उनके घर में सब खैर है, सब ठीक ठाक है? अब मेरे ख्याल में आप 2 दिन का इंटरव्यू रखे ताकि एक दिन में जो है वो मेहमान हमारे जा सिमरन जा सिमरन जा। मैं आपसे सर शुरू करूंगा। ये शिवसेना टाइप जो इंतहा पसंद गुंडे हैं और मोदी सरकार एक तरफ, हमारे मुल्क से उनको इशू क्या है? अरे मूर्ख, तुम हमें गुंडा कह रहे हो? तुम कहते हो कि हमने जीना आराम कर रखा है। अरे तुम अकलियतों की बात करते हो ना। हमने तो एक लोफर, लफंगा, अछूत, नीच जात, कम नस्ल, कमीना, आवारा, आतंकवादी प्रधानमंत्री चुना है। अरे हम कैसे किसी के साथ नाइंसाफी कर सकते हैं? हम कैसे किसी का जीना आराम कर सकते हैं? यह विदेशियों का प्रोपेगेंडा है। हमारा हिंदुस्तान महान था, महान है और महान रहेगा। महान था, महान है, इसमें शायद कोई शक ना हो, लेकिन अकलियतों के साथ आपने क्या किया? निचली जात के हिंदू किस जगह जिंदगी गुजार रहे हैं? आपने शाहरुख खान, आमिर खान और सलमान खान जैसे स्टार्स को नहीं बख्शा, तो आप निचली जात के हिंदू और खालिद खालिद इसको क्या पता है? इसको क्या पता है? आप मैं इस खरनाट के बारे में बताता हूँ, इनके मुल्क में क्या होता है। आपको याद होगा खालिद, एक दफा 92 के अंदर एक फिल्म आई थी कोयला के नाम से। छोटा जैसा बच्चा है शाहरुख खान, उसके मुंह में इसने कोयला डाल दिया ताकि वो बोल ना सके। सिर्फ उसकी कसूर ये था कि वो एक मुसलमान था और बलोच था, उसका ताल्लुक जोड़ा आपने। अरे जा सिमरन जा। सर वो एक फिल्म थी। और इस खरनाट से पूछो कि तुम मुझसे शादी करोगे? उस फिल्म के अंदर समीर जो था, उसको तुमने अपनी बेटी का रिश्ता क्यों नहीं दिया? सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान है? नहीं, वो भी बलूचिस्तान का। और बलोच बेटे, खोसा कबीले से सलमान खान का ये कुछ। अरे राहुल, इस आतंकवादी। सर मेरा नाम राहुल नहीं। अरे जो भी है तुम्हारा नाम, कर। अरे जो भी है, इस आतंकवादी मुंह वाले इंसान को बता दो कि समीर ने हमारे साथ क्या किया। हमारा कुत्ता टॉमी, हमारा टॉमी आज तक घर लौट नहीं आया और हमारे गर्दन पे आज तक दर्द है। अरे समीर ने हमारा जीना आराम कर रखा था, उसके साथ मैं अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ? ये नहीं होगा। आप कोई सीरियस बात तारीख गवाह कुछ देख लो कि जितनी भी बच्चियों के रिश्ते खुद घर पे आए, भाई अल्लाह का शुक्र अदा करो, लड़कियों की शादी हो रही आ रहे, ये उनको बकार है। सर आप मतलब मैं किसी और तरीका तमीज नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी नफरत के हमारा क्रिकेटर वापस आ जाता है, वसीम अकरम जैसा बंदा वहां पर कमेंट्री नहीं कर सकता।
लेकिन दूसरी तरफ आपका शाहरुख खान। वसीम का ये कसूर है कि वो खोसा कबीले से ताल्लुक रखता है। वसीम अकरम है सर, वो बलोच है, चौधरी, उसका ये कसूर है कि इसलिए उसको वापस नहीं, बुलाया। नहीं, हर चीज बलूचिस्तान की नहीं है। अरे जा सिमरन जा, जा सिमरन जा। सिमरन को कहाँ बार बार भेजते हो भाई? उसको घर में रखो, हालात खराब है। अरे मैं उसका बाप हूँ, मैं उसको कहीं भी भेजूं। तुम कौन होते बीच में बोलने वाले? हर जगह नहीं भेजो, हालात खराब है आजकल, अगवा वगैरह की वारदातें ये हो रही है, फिल्मों की कहानी वगैरह। नहीं है सर। नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सीरियस डिबेट है, इसके अंदर फिल्में ना लाएं आप कोई सीरियस बात करें ताकि मैसेज कन्वे हो। देखिए, अब मैं आपको एक सीरियस बात बताता हूँ। फिल्म कदर में मैंने सनी देओल का गिरेबान पकड़कर कहा था कि कहो पाकिस्तान जिंदाबाद। मैंने कहा था कहो इस्लाम जिंदाबाद। मैंने कहा था कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और उस फिल्म के बाद हिंदुस्तानियों ने मुझे पाकिस्तान का एजेंट कहा, और भी न जाने मुझे क्या क्या कहते रहे, मुझे क्या क्या कहा। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि दुनिया भर से, चाहे वो हिंदुस्तान ना भी हो नेक्स्ट से, वो दुनिया का कोई भी खित्ता हो कि यहाँ कोई बंदा आता है तो हमारे कल्चर में एक बड़ी रिस्पेक्ट देना, तो ये क्यों घबराते हैं हिंदुस्तानी आने? ये बहुत गलत बात है। रिकॉर्ड के ऊपर सारी चीज मौजूद है, मैं अपनी तरफ से इजाफा नहीं कर रहा। आप भी जानते हो, आप भी जानते हो, सारी दुनिया जो देख रही है जानते। वो खरनाट बजरंगी पागल आदमी, वो देखे ना किस तरीके से चलकर आया पाकिस्तान बगैर वीजे के। हालांकि उसके पास वीजा भी नहीं था, वो चमन बॉर्डर से अंदर आया और बच्ची को उसने उठाया हुआ और वो सीधा यहाँ पहुंचा। हमने उसको चार नवाब भी दिया। हमारे जो इंस्पेक्टर साहब थे वो भी साथ थे, पूरी आवाम साथ थी। बस में बैठ कर आया, उससे किराया नहीं लिया। खुदा की कसम, इस तरह कोई करता है किसी के साथ? नहीं, आप भी फिल्मों में फंसे हुए। मैं ये एक रियलिज्म की बात कर। रियलिज्म की बात करो तो देखो ना, इसने किस तरीके से उस बेवा के बच्चों को मारा है। करण अर्जुन के अंदर दोनों को तलवार के जोर पे मारा है। वो बेचारी आज तक गाना गा रही है, मेरे करण अर्जुन आएंगे और ये बंधन तो प्यार का बंधन है। इस आदमी, ये कातिल आदमी है, इसके हाथों पे खून है। अरे करण अर्जुन नहीं आएंगे, करण अर्जुन मर चुके हैं, मरने वाले दोबारा नहीं आते। नहीं, आप लोग दोबारा, मैं ख़वातीन फिर हम बोलेंगे ठाकुर तो गए हो। मैं सीधी सी बात है, मैं वो तो वही बोलूंगा, ठाकुर तो गए। आप बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, ऐसा रिच कल्चर कि आपको इनको वेलकम करना चाहिए। अब मकसद भी यही है बैठा। रिच और रीच में फर्क। अब रिच RICH रिच है, आप रीच बाने बाने से आप रिच। मैं आखिर में कुछ ऐड कर दे क्योंकि आगे बढ़ना है, जल्दी प्लीज कोई। अब हिंदुस्तानी प्यार करने वाले लोग हैं। अरे तुम्हारा अली जफर, तुम्हारा राहत फतेह अली खान, तुम्हारा अदनान समी, क्या था उसके पास? उसको तो आप लोग ही रखो, वो हमें नहीं चाहिए। उसको रखो, जो उसके साथ करना करो, जो उस पे तजुर्बा करना करो, उस पे जो अरे इस इंसान को चुप करा दो। सर, हमारे बहुत बड़े फनकार हैं। हमारे हीरो कितने स्मार्ट होते हैं, ये स्मार्ट क्यों नहीं है? सर, वो अपने आपके हीरो को तो खुदा की कसम में बालों के अंदर छुपा लो इतना, जैसे तो वो है आमिर खान। वो तो यहाँ छुपेगा, जो भी नहीं है। मेरी जून से बड़ी। ये मेरा ख्याल है, बहुत शुक्रिया आपका साहब के, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए। ब्रेक लेंगे ख़वातीन और ब्रेक के बाद अच्छा, वो हवा तेज चल रही है या मुझे आपके बालों की वजह से ऐसा लग रहा है कि हवा बहुत तेज चल रही है और मेरे बाल हिल नहीं रहे? बहुत शुक्रिया आपका जी। ख़वातीन हज़रात, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि VIP कल्चर इस मुल्क में कितनी जाने निकल गया। क्विक ब्रेक। और फनकारों के साथ साथ पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी मजबूर किया गया कि वो हिंदुस्तान छोड़ दें। क्रिकेट की बहाली, सफारतकारी की बहाली कितनी ज़रूरी है क्रिकेट के ज़रिए, ये बात करेंगे हम जनाब वसीम अकरम, साबका कप्तान स्विंग ऑफ सुल्तान। आपको कैसा लगता है आज क्रिकेट का ये हाल, इतनी बदहाली के क्रिकेट का वो हाल जो आपकी दौर में हमने देखा, और आज क्रिकेट उस हाल से गिर के किस हाल पे पहुंच गई है? इसके लिए पड़ोसी मुल्क का क्या किरदार है? क्या उनसे मैच ना होना हमारे यहाँ क्रिकेट की बदहाली बना देगा? क्या डेफिनेटली खालिद, बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस होता है डेफिनेटली जब देखते हैं हालात इस तरह के पाकिस्तान में क्रिकेट के साथ हो रहे हैं। मैं तो पूरी ज़िंदगी ऐसी पॉजिटिव क्रिकेट खेली है खालिद के, मैंने इसको हमेशा एक प्रोफेशन की तरह इसको ट्रीट किया और मैं तो इनको कुछ समझता ही नहीं था। पूरी दुनिया की टीमों को, किसी बैट्समैन को मैंने कभी ज़िंदगी में इज्जत नहीं दी। मैं इनको सीधे हाथ से गेंद नहीं कराई, इस काबिल नहीं थे ये, उल्टे हाथ से इनको गेंदे कराता रहा हूँ, हालांकि मैं राइट ही हूँ। बहुत बेहतर फरमाया वसीम साहब, लेकिन बताइएगा कि क्या ये बदहाली का शिकार क्यों है? क्या हमारे पास ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट नहीं है? वो भी आपने देखा कि हमारे पास टैलेंट मौजूद है, क्या वजह है कि हम आप जैसे सुपरस्टार प्रोड्यूस नहीं कर सके?
और आज हमारे पास जो कुछ है उसके ऊपर भी हम आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं। वजूहात क्या है इसकी? या खालिद, जब इसकी रूट कॉज में जाएंगे, इसकी रूट में जाएंगे, तो ये प्रॉब्लम शुरू वहाँ से होता है जहाँ मोहल्ले का एक आदमी बुढ़ा जिसकी गली के बाहर घर के क्रिकेट खेल रहे होते हैं आके मारता है विकेट के ऊपर नाथ, बोलता है निकलो इधर से, मैं दोपहर को सो रहा हूँ। बच्चे का कॉन्फिडेंस बर्बाद हो जाता है, छुपते फिरते हैं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं कि अल्लाह करे मैन ऑफ द मैच ना मिले, अच्छा खेल ले लेकिन मैन ऑफ द मैच ना मिले क्योंकि इंग्लिश बोलनी पड़ेगी या बोलना पड़ेगा। अरे वसीम भाई, मैं आपसे क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। आप क्या समझते हैं कि नाअहली ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड की कि स्कूल लेवल से कोई क्रिकेट अब सामने नहीं आ रहा है? जिस तरह आप लोग आए बहुत ग्रास रूट लेवल से, क्लब लेवल क्रिकेट का हाल आपके सामने है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ आपसे। या खालिद, बात मैं आपको बताऊं कि हमारे तो प्लेयर आके सीखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, उससे पहले तो बेचारा कुछ सीखता नहीं है। उसको छुरी कांटे से खाना नहीं आता, हो तो आता है तो हमारे जैसे कुछ सीनियर बता देता है उसको, स्टाइलिश आदमी की यार खाना ही हुए, पीना ही हुए, वो तो हम लोग बताते हैं। सर, अब इसी मुल्क में PSL हो रहा है, हम सब के लिए खुशी की बात है, आपके लिए भी, यंग क्रिकेटर्स के लिए, मेरे लिए भी। मगर क्या ये ज़्यादा खुशी ना होती इस आवाम को अगर यही PSL पाकिस्तान में होता, ये दुबई में या बाहर ना होता, ये पाकिस्तान में हो रहा, तो क्या खुशी हमारी डबल ना होती सर? या खालिद, हालात जो हैं वो मैं तो समझता हूँ कंपैरेटिवली बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और अब हमारे हालात ज़्यादा बेहतरी की तरफ जा रहे हैं इनफैक्ट खालिद, और हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उसके हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। मुझे तो PSL अगली दफ़ा पाकिस्तान में होगा, PSL क्या, मैं तो कहता हूँ IPL यहाँ पर होगा। ये शाहरुख खान आपको यही नेशनल स्टेडियम या कजाफी में नज़र आएगा, देखिएगा अपनी टीम के साथ। सर, आमिर को लेके जो वसीम साहब आप समझते हैं जो खदशात हैं, जिसका अंदाज़ा शायद हम सब ने पहले लगाया हुआ था, क्या समझते हैं आप किस तरह ये बोर्ड इस मामले को, इस बड़े मसले को किस तरह इससे निकल पाएंगे? क्या ये हल हो जाएगा या क्रिकेट टीम के अंदर कोई फूट नज़र आ रही है हमें? आप समझते हैं कि ये मसला बड़ा आराम से टैकल हो सकता है, इसको ट्रैक कर लिया जाएगा? या खालिद, अल्लाह का वास्ता है, जान छोड़े उस बच्चे की, बेचारे ने अगर कोई गलती कर दी, वो माफिया मांग रहा है, हाथ काट दें उसके, उसकी आंखें निकाल दें, उसको भीख मांगो, क्या करें उसके साथ? बच्चे ने गलती कर दी, एक्सेप्ट कर रहा है, अब उसको माफ़ कर देना चाहिए। चलो सर, होप फॉर द बेस्ट। हमें उम्मीद है कि सब आगे अच्छा ही होगा, जल्द पाकिस्तान में आएगी ये सीरीज़। जरा फरमाइएगा कि PSL के हवाले से आप ये नहीं समझते कि इंडियन प्लेयर को भी खिलाना चाहिए था? एक तो हम उनको शायद कोई मुस्बत जवाब दे सकते हैं, उन्होंने जो हमारे साथ किया, कि आप समझते नहीं थे कि हमें उनको लेना चाहिए था? शायद ये हमारा जो जवाब होता है ये बड़ा जवाब होता दुनिया के लिए। जिस तरह उन्होंने हमारे प्लेयर्स इतने टैलेंटेड लोग हैं, उनको कभी भी अपने IPL में चांस नहीं दिया सिवाय एक आध शुरू के मैचेस के, तो उनकी ये सज़ा बनती कि उनको ज़रूर चांस दिया जाए और उनसे सिर्फ फील्डिंग करवाई जाए। फिर ना वसीम भाई, सिर्फ आखिरी सवाल आपसे, ये अब सुल्तान ऑफ स्विंग आपको कहते हैं लोग, आपके फ़ैन हैं, ये एक आम शहरी पे आपने फायरिंग की अंधाधुंध, ये कोई तरीका है, कोई इंसानियत है? क्यों फायरिंग की आपने एक आम शख्स पे? खालिद, तुझे शर्म आनी चाहिए, चुल्लू बट पानी में डूब मार तू इमरान हाशमी के मुंह वाले। मुझे यकीन है वो तेरा कोई चाचा मामा ही होगा जिसकी वजह से तू ये बातें कर रहा है, तेरा कोई रिश्तेदार फुफ्फड़ कुछ लगता होगा तेरा कौम कबीले का। हद होती है यार, पूरी दुनिया मुझे कह रही है यार वसीम भाई, इस हादसे के बाद आप खैरियत से हैं? UK से कॉल आ रही है, पूरी दुनिया के प्लेयर मुझे पूछ रहे हैं, यहाँ वाले मुझे कि मेरा पड़ोसी बोल रहा है आपको जाने की क्या ज़रूरत थी, आजकल हालात ख़राब है, घर पे ही बैठते और डूब मारो बेगर। तो जी, वसीम अकरम, स्विंग ऑफ सुल्तान हमारे साथ ख़वातीन हज़रात मौजूद थे। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे कायम अली शाह और पूछेंगे कि ये VIP कल्चर जो है इस मुल्क में, क्या वो पहले ख़त्म होगा या हम और आप जैसे लोग पहले ख़त्म होंगे? क्विक ब्रेक, जब वापस आएंगे तो बात करेंगे VIP कल्चर पर। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी का मर जाना किसी हादसे में या सानिए में कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ आए दिन ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, लेकिन किसी ऐसे वाक़े को डिफेंड करना जिसकी डायरेक्टली जिम्मेदारी किसी बड़ी शख्सियत पे लागू होती हो और उसके ऊपर अजीब किस्म के बयान देना, ये बड़े जुल्म और ज़्यादती की बात है इसी मुल्क। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब कायम अली शाह साहब, जो हमें बताएंगे कि एक VIP प्रोटोकॉल की वजह से एक नन्ही बच्ची की जान कैसे ज़ाहिर हुई। कायम अली शाह साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन। जी शुक्रिया, मेहरबानी है, आपका भी शुक्रिया। सर, ये आप लोगों की तरफ से बयान आना कि बिलावल की जान पूरे सिंध की जानों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये किस किस्म का बयान और क्या सोच के दिया गया? देखें, बिलावल होगा तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल का वज़ीर आज़म होगा, और जब बिलावल वज़ीर आज़म होगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और जब मुल्क तरक्की करेगा
बच्चे तो और भी पैदा होंगे ना, बच्चों का क्या है, वो तो पैदा होते हैं ना। लेकिन कायम अली शाह साहब, इंसानियत तो होती थी किसी दौर में। अब इस चीज़ का नाम ना मैंने सुना है ना आपने सुना है ना हमें नजर आता है। इंसानियत नाम की चीज़ तो मेरा ख्याल है आपको कहीं नजर नहीं आती है। देखें, इंसानियत से बढ़कर है जमहूरियत, और जमहूरियत से बढ़कर है मॉरिसी जमहूरियत, और मॉरिसी जमहूरियत से बढ़कर है बिलावल। अब बिलावल होगा तो जमहूरियत होगी, बिलावल होगा तो इंसानियत होगी, बिलावल नहीं होगा तो जमहूरियत भी नहीं होगी, इंसानियत भी नहीं होगा। और कायम अली शाह साहब फरमाइएगा क्या हमें मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाक़यात नज़र आएंगे, वीआईपी प्रोटोकॉल की नज़र हम जैसे आम शहरी होते रहेंगे? आपको लगता है कि ये कंटिन्यूएशन चलेगी आगे तक? देखें, यह बिल्कुल जारी रहेगा। आप सिंध में या कराची में निकल कर देखें, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ 4-5 लोग होते हैं, उन लोगों को उनके घर वाले कभी सलाम नहीं करते हैं। तो बिलावल तो फिर भी बिलावल है ना, बिलावल के साथ लोग होते हैं। और सर आपको क्या हुआ कायम साहब, ये ज़रा कोई स्टूडियो में अगर है तो उठाएं ज़रा इनको यार। ये कोई 2 बंदे भेजें जी, एक से भी चल जाएगा लेकिन 2 भेज दें। उठाएं सर, इनको उठाएं। और कराची के ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल रहेगा, ये कल्चर रहेगा। सर बात तो ये भी हो रही है कायम अली शाह साहब कि आपने बच्ची के वालिदैन को कुछ पैसे दे के उन्हें चुप कराने की कोशिश की है, ये भी कुछ हल्कों में बात हो रही है। तो फरमाइएगा आपने उनके पास जाके क्या रिक्वेस्ट की, बात हुई क्या, क्या आपने वाकई पैसे दिए? ये बिल्कुल झूठ है, गलत है, बेबुनियाद है। मेरे ख्याल में आप लोग ये प्रोटोकॉल को पीपल्स पार्टी की चिड़ बना रहे हैं। इसे हम सिंध पर हमला तस्वर करेंगे और ये लड़ाई होगी। फिर लड़ाई होगी तो हम कोशिश करेंगे कि हम बिलावल को बचाएं, क्योंकि बिलावल होगा तो लड़ाई होगी। उसके बाद कायम अली शाह साहब, इमरान खान का बयान सामने आता है कि वज़ीर आज़म के लिए भी ट्रैफिक नहीं रुकेगा, वीआईपी प्रोटोकॉल ख़त्म करेंगे हम। क्या हम सिंध में भी ऐसा कुछ देखने को हमें नज़र आएगा कि आप इस किस्म के जो प्रोटोकॉल जो ख़त्म करेंगे या घर में बैठ के इफ्तिताह करेंगे? क्या सिंध में हमें नज़र आएगा कि ट्रैफिक नहीं रोका जाएगा? देखते हैं भाईजान क्या फ़र्क पड़ता है। KPK में इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि वहाँ बिलावल नहीं है। जहाँ बिलावल होगा वहाँ प्रोटोकॉल होगी। यानी कहने का मकसद ये है भाईजान आपका कि बिलावल साहब ठीक रहें, बाकी पूरा सिंध पाकिस्तान बाढ़ में जाए उसकी आवाम के कोई फिक्र नहीं है, बिलावल हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये कहना चाहते हैं आप? नहीं भाईजान, क्यों बाढ़ में जाए। देखें, अभी जितने भी आवाम हैं वो सिग्नल पर खड़े रहें, बिलावल साहब का कन्वे गुजर जाएगा, उसके बाद बेशक बाढ़ में जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया कायम अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे कि वीआईपी प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है। आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? मैं शायद इससे इत्तेफाक ना कर पाऊँ। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर होंगे, एक छोटा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। स्टोरी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, क्विक ब्रेक हियर, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने आपसे वादा किया था कि डॉक्टर आसिम हुसैन नैब की तहवील से लाइव हमें ज्वाइन करेंगे, वो स्टूडियो में खुद तशरीफ ले आए। डॉक्टर आसिम हुसैन पहली दफ़ा किसी न्यूज़ शो में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। बाय गॉड फैमिली साथ नहीं होती ना, मैं रेंजर्स को देख लेता। सर मतलब फैमिली साथ, समझा नहीं बात। सब छोड़ दो, ये मैंने अकेले में बैठ के बुना है, खुद जेल के अंदर बैठ करके। हमारे को काम नहीं होता था करने को, जेल में बैठ करके बुनाया। अच्छा, ये आपने खुद बुनाया? जी मैं ये आपके लिए लाया हूँ। आप पहले आदमी हो जिसने हमें इधर जो है ना बुलाया, हम हमारी कैदियों की दादरसी के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले एक्सक्लूसिवली आप ये फरमाइएगा कि
जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, सारी तरफ जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, जिस वीडियो की धमकी दी जा रही है, सिंध हुकूमत की तरफ से उसका जवाब आता है, वहां से वफाक से कुछ आता है, उस वीडियो में क्या है? उस वीडियो में मेरा ये है, सर मैं समझा नहीं वीडियो में क्या है। तोड़ जोड़ के एडिट है ये एडिटिंग करके मेरे एक एक चीज खाली तेरे को बताऊं मैं उसके अंदर रखी हुई है इन्होंने। नहीं पोजीशन है नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वीडियो में है क्या? वीडियो के अंदर सीन और पोजीशन है, वीडियो के अंदर पोजीशंस डिफरेंट पोजीशन है कि मैं चलता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ से शूट किया हुआ किसी ने, मैं वहाँ से चलता हुआ जा रहा हूँ, वहाँ से उन्होंने उधर पीछे से शूट किया हुआ है, आगे से आया हुआ है, नित्य नई चीजें उसके अंदर। किस किस्म की पोजीशन से सर आप क्लियर कर दे, वो शो हर तरह के लोग। डॉगी 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 कैसे डॉगी आदमी हो आप? मुझे क्या पता होगा भाई, क्या मुझे थोड़ी पता था मैं कोई आपकी तरह तैयार होकर थोड़ी घूम रहा था भाई। उन्होंने छुप छुप के मेरी वो बनाई है, चीजें बनाई है मेरी। हर इंसान के कमजोर लम्हात होते हैं, मेरे भी थे। पानी डाला पिया हुआ था उस दिन, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, रश था, कोने में चला गया, दीवार के साथ बैठ गया। इसमें क्या बुराई है डॉक्टर साहब? 200 घंटे की बात हो रही है, 200 घंटे का मतलब क्या है? पहले तो हम इस भाई देखो आजकल आ रहे हैं टोटे, 200 घंटे कौन देखता है? इतना टाइम थोड़ी है किसी के पास। मतलब बिट्स में, बिट्स के अंदर मैं हम कंप्यूटर है ना हम लोग तो बेसिकली। मैं तो अपनी दवाइयां ना, आपकी ये जबान शायद किसी और तरफ इशारा ले जाए जो मुनासिब ना होगा हमारे लिए भी, ऑडियंस के लिए। क्लियर करें बात को, जो भी बात। अब क्या रह गया पीछे? आप लोगों ने चट्टे बट्टे सारे खोल दिए। मेरे साथ जो हाल किया मैं आपको बताऊं, ये देखें यहाँ पर मेरे जो मसले मसाइल वो मैं आपको बताऊं। इसको छोड़ो खालिद, इसको छोड़ो। टाइम है तेरे पास? देखे ये हम दिखा नहीं सकते, या मैं वैसे ही बड़ी मुश्किल से जाते मिले आपके साथ। नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आपने मेरा देखना है, मुझे नहीं देखना। आप यकीन करें, तुम निकलिए, मैं अपनी बैरक को तुम से साफ करके बैठता हूँ। आप रेंजर्स पे कोई इल्जाम लगाने की कोशिश? मैं अपनी बैरक में जब बैठता हूँ तुम से साफ करके बैठता हूँ। क्या बात सर? अच्छा, इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद के अंदर जिस किस्म की बात हो रही है कि खजूर आसमान से गिरा, खजूर में अटका, लेकिन इधर तो मेहमान नवाजी हो रही है। ऐसी वीआईपी मैंने आपको बताया तो है, क्या कुछ नहीं देते मेहमान नवाजी के अंदर। जो मैं बोलता हूँ वो सब कहते हैं कि मैं बोलता हूँ भाई मुझे एक कढ़ाई खानी है, वो 4 ले आते हैं, कहते हैं खाएगा आप तो पूरी। ठीक है फिर। अच्छा, ये फरमाइएगा कि डायरेक्ट इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आपने अस्पताल के अंदर दहशतगर्दों का इलाज किया, जिससे आप समाओ हमें ये फीलर आता है कि आज रात शायद आप बचा लिया जाए। इस जंग के अंदर कभी ये पार्टी जोर पकड़ती है, इससे निकल के नैब में फंस गए, नैब से निकलेंगे कुछ और होगा। मुझे फरमाइएगा कि अस्पतालों में आपने दहशतगर्दों का इलाज किया? ये सब बेबुनियाद। देखो, अस्पताल होता है भाईजान एक माँ की तरह, माँ की तरह एक अस्पताल होता है। और अस्पताल थोड़ी पूछता है भाई ये चोरे लफंगा है, कौन है, गली के नुक्कड़ पर खड़ा हो रहा है, बदमाश है, बीड़ी पी रहा है, क्या अफीम खा रहा है, गांजा खा रहा है, दहशतगर्द है, कौन है? अस्पताल थोड़ी पूछेगा कभी? अस्पताल कोई पूछता है? माजरत के नहीं, अस्पताल कोई पूछता है? ऐसी बात है। माजरत के साथ जब अस्पताल ये नहीं पूछता कि ये दहशतगर्द है, अच्छा आदमी है, शरीफ आदमी है, तो अस्पताल ये तो जरूर पूछता है कि इसने पैसे दिए पूरे तो ऑपरेशन शुरू होगा, नहीं दिए तो होगा। जब ये बात पूछता है तो शायद अस्पताल को इन हालात में ये भी पूछना चाहिए। वो तो ये जो अस्पताल है वो माँ की तरह है, तो प्राइवेट अस्पताल है ना भाई। तो माँ की तरह है सर, तो फिर यार सुनता है नहीं तू मेरी बात। अगर आप पैसों के ऑपरेशन शुरू नहीं करते तो ये वाले कागजी कार्रवाई भी तो आपको पूरी करनी चाहिए। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना मेरी जान। देखो, अगर अस्पताल माँ की तरह है तो प्राइवेट अस्पताल जो है ना वो सौतेली माँ की तरह है, सौतेली माँ की तरह का सलूक है, जो ये तो मानते हैं। नहीं, यानी कि ये तो कोई भी मानेगा, ये तो मैं अकेला आदमी थोड़ी जो मानेगा। वहाँ पर भाईजान जहाँ तक ये दहशतगर्दों से अस्पताल के अंदर इलाज का मामला हुआ है ना, बाय गॉड मैं बता दूँ, मैं रिसेप्शन पे नहीं बैठता था, ना मैं रिसेप्शन के अंदर बैठता था, ना मैं कंप्यूटर के ऊपर होता था। हम कंप्यूटर पे कोई बैठने वाले कंप्यूटर पे कोई बैठते? हम तो भाई इलाज करने आए, भाई पूछा क्या है क्या नहीं है, डॉक्टर रखे हुए हमने, ठीक है ना। आपके ऊपर से यानी कि वो जिम्मेदारी निकल जाती है इसकी। भाईजान देखें, आज जिस तरीके का मुझ पे इल्जाम, ठीक है, जिस हवाले से, जिस पार्टी के हवाले से मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। आप पे इल्जाम है कि आपने लियारी गैंग वॉर का इलाज किया, मुत्तहिदा के बहुत सारे ऐसे लोगों का इलाज किया जिनके ऊपर टारगेट किलिंग का इल्जाम भी और दहशतगर्दी के उसमें आते हैं, तो इन सबका क्या इलाज नहीं किया आप? देखिए भाईजान, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने इन दहशतगर्दों का इलाज किया। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि भाई जिससे लिंक जोड़ा जा रहा है ना मेरा जिस पार्टी के, उस जमाने में कोई नाम नहीं लेता था उसका, ठीक है ना। जिन पे आजकल आप लोगों ने जिनके
पाबंदी लगाई है। सुन ले मेरी बात, सुन ले पूरी पूरी। तो यही है ना सर, बाय गॉड पूरी बात सुनेगा तू। कोई समझ रहा है उसे उसके खाते में फंसाया जा रहा है, कोई इस खाते में, खाता लेकिन खुदा end कुछ में नहीं खाता था। आपका दहशतगर्दी की तरफ निकाल दिया ना। नहीं कहाँ से हमने क्या अमेरिकी फौजियों के अपने अस्पताल में इलाज किए या अलकायदा के लोगों को किए? दहशतगर्दों की बात हो रही है सर, एस्टैब्लिश्ड दहशत। भाई दहशतगर्द न नरे न मादी है, ये मैं बता दूं, ठीक है ना। वो नहीं बताता कि वो कौन है कौन नहीं है। वक्त कम है सर, वक्त कम है, बड़ा तेज फ्लो है। तो यानी कि आप कहते हैं कि आपने इस किस्म का कोई इलाज नहीं किया, और आप ये भी कहते हैं कि अगर मेरा मुंह खुल गया तो बहुत सारे राज सामने आएंगे और बहुत सारे लोगों के। ये किस किस्म के राज हैं आपके मुंह में सर, और खोलते क्यों नहीं? जब इस वक्त आप बचते हुए नजर नहीं आते तो खोल क्यों नहीं रहे मुंह? ओ ये अपने मेरे हाथ देख, मैंने वापसी उन्हीं के पास जाना है, ठीक है ना। मुझे मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाल के मैं सबके नाम ले लूंगा कि ये और वो, मैंने उन्हीं के पास जाना है। स्टेटमेंट मौजूद, स्टेटमेंट मेरे नाम से किसी ने दे दी होगी, कोई मुझसे मिलने आया होगा तो बेरक के अंदर बेरक के अंदर। राज क्या है सर? किस चीज का राज? राज क्या है? ऐसे क्या राज मुंह खुल गया तो इससे मुराद क्या है? ऐसा आपने कुछ कहा है या कहते हैं कि ये देख भाई मैं दलेर आदमी नहीं हूँ, दलेर आदमी है आसिफ अली जरदारी, ठीक है ना। दुबई के अंदर वो दलेर आदमी बैठा हुआ जमहूरियत पाकिस्तान की बचा नहीं, आप दलेर आदमी है सर, आप न डरे। मैं ये कह रहा हूँ आपको मैं तो मैं खुद बाय गॉड मैं नहीं हूँ, बाय गॉड कौन है दलेर? दलेर है आसिफ अली जरदारी, जो बैठा हुआ देखो दुबई के अंदर और पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाने की बातें करके ना, जो वो बैठा हुआ वहाँ पे बैठा हुआ एक डिक्टेटर वाले मुल्क में, वहाँ बादशाह थे वहाँ दुबई के अंदर, लेकिन पाकिस्तान की सलामती की दुआएं मांग रहा है, दिन रात दुआएं मांग रहा है, दिन रात दुआएं मांग रहा है। उस आदमी को मैं कहता हूँ हमारी उम्रें भी लग जाए, उसके अंदर है वो यारों का यार है। फुटपाथ से उठाता आदमी को कहीं पहुंचा देता है, लेकिन गलती कर दो वापस फुटपाथ पे ले आता है। ये है बस उसके सिंध अंदर। हुकूमत की जहाँ तक बात कर रहे हैं, सिंध हुकूमत तो अपना पूरा जोर लगा रही है, कोशिश कर रही है कि आपको किस तरह, उन्होंने तो वफाक से क्या रेंजर से किसी को नहीं छोड़ा, आपकी दोस्ती भरपूर तरीके से निभाई जा रही है। आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, मुझे मैं आपको बचाने मैं भी बाहर जा रहा रेंजर से लड़ाई की, रेंजर्स एक का नाम इदारे से बाय लड़ाई। गॉड रेंजर्स का नाम नहीं लो। वफाक से लड़ाई, मेरे को फोबिया सिंध पे हमले की बात हो रही है। जिस किसी पे भी चीज पे हमले की बात हो रही है भाईजान, बात की सीधी थी, मुझे रेंजर्स के साथ नहीं उलझाओ। मैं आसिफ साहब के पास गया, वो कह रहे हैं भाई कमरे में लग गई है दीमक, मैं तो जा रहा हूँ बाहर, तू आ जाइए एक आध दिन में। वो एक आध दिन में हम जाने के चक्करों में थे, इधर रेट पड़ गया। हर तरह से कोशिश हो रही है ना। देखिए अब असेंबली में करारदाद भी आ जाती है, स्टेटमेंट्स आते हैं, वफाक चौधरी निसार के खिलाफ बात होती है, सिंध पे हमले की बात होती है, तो हर तरह से कोशिश हो रही है ना। मैं इस सारे केस के अंदर ना मैं एक आदमी को सलाम पेश करता हूँ। सलाम है भाई तुझे, वो सलाम है, हेलो सीएम सिंध, तेरे को सलाम है, सलाम। आपको एक बात बताऊँ मैं, उस आदमी, उस नर के बच्चे ने, वो जिंदा लाश आदमी उसको दुनिया बोलती है, उसने मेरे लिए बोला है, और मैं वादा करता हूँ कि मैं जैसे ही निकलूंगा अपने अस्पताल का जो मुर्दा खाना है वो कायम अली शाह के नाम पे रख लूंगा, और जितने भी मुर्दे आएंगे ना उसके जितने भी पैसे आएंगे कायम अली शाह के अकाउंट में जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची में मुर्दों की कमी नहीं है भाई, अल्लाह का शुक्र है, घर में पका खा के आए। कैसी बातें कर रहे हैं सर, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मसला है। आपको ये हिट हुआ है, जो जाहिर सी बात है एक ऐसे आदमी को जिसने सब कुछ देखा ना हो, उसके लिए नई बात है। हमने तो ये सारी जेल कचहरियां हमने देखी वाली हैं, आपको पता है इस बात। अब फरमाइए, आप गुंडे आदमी हो, मैं गुंडा आदमी थोड़ी, हम तो डॉक्टर थे भाई। क्विकली नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय गॉड हम डॉक्टर एक जल्द सवाल, और बाय गॉड फैमिली साथ नहीं होती ना, मैं फिर कहता हूँ मैं फिर रेंजर्स को देख ये लेता। कैसे मुमकिन है कि डॉक्टर आसिम हुसैन को एक, जब रात के अंधेरे में लात पड़ना मुमकिन हो सकती है, कमर के ऊपर कुछ भी मुमकिन है भाई। ये मुमकिन कैसे? बंदा सो रहा हो, मुमकिन सब है। मुझे बंदा सो रहा था, अगर लात पड़ती है और ऐसी जगह पे पड़ती है ना भाईजान, मुंह से बाहर। वादा भी हमारा किसी से है कि उसको ऐसी विंडोज लात के मुंह से बाहर। जरा फरमाइएगा कि कैसे हो सकता है कि डॉक्टर आसिम हुसैन जैसे शख्सियत को एक फोन आया और उसके कहने पे वो इलाज शुरू कर। भाई डॉक्टर आसिम हुसैन एक छोटी सी चीज है। डॉक्टर हुसैन जब टीवी के ऊपर बैन हो सकते हैं तो डॉक्टर आसिम कुछ भी नहीं बेच सकता। और सर इस तरह के डॉक्टर तो रहमान मलिक भी हैं, इस तरह डॉक्टरों में लगे रहे तो फिर तो कोई भी बैन नहीं होगा। मैं आपसे जो सवाल पूछा इसका जवाब दे दूं। अच्छा आप मुझे बार बार डॉक्टर कह रहे हो, कौन सा ऐसा मर्ज है जिसका आपको इलाज आप डर रहे हो कहीं दिखाते हो, मुझे बता दो आप। मैं आपसे इलाज करा के मर रहा हूँ, मुझे फरमाइएगा सिर्फ। हाथ कांपते हैं, हाथ कांपते हैं सर, गाल पिचके हुए, किसका फोन है? गाल पिचके हुए। मैं नेक्स्ट सवाल पे आ जाता हूँ। आपने क्या कुर्बानी दी इस मुल्क के लिए? आप कहते हैं कि मेरे साथ गलत ट्रीटमेंट किया। तेरा लाख लाख शुक्र है कि आपने ये सवाल किया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मुझे आप कुर्बानी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप फरमाते हैं कि मेरे साथ ये नहीं होना चाहिए था, मैंने इस मुल्क क्या कुर्बानियां दी है, अस्पताल चलाते हैं, पैसे लेते हैं, क्या कुर्बानी? बकरा ईद के ऊपर हमने 2 बकरे काटे हैं, एक अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के लिए काटा है, दूसरा इस मुल्क के लिए काटा है जिसने हमें फुटपाथ से करोड़पति बना दिया इस मुल्क ने। तो फिर किसी ठीक है ना, दुश्मन अगर मैली आंख से देखेगा तेरा सीना हाजिर है भाई,
मेरा क्यों हाँ है, सर? नहीं, हम दोनों साथ हैं, पाकिस्तानी अच्छा, हम। आपकी और जरदारी साहब की दोस्ती नजर भी आ रही है और ये क्रेडिट उनको भी जाता है थोड़ा, आपको भी। आपने भी बड़ा सब्र किया हुआ है, कुछ खोला नहीं मुंह। कैसे हुई दोस्ती? मेरी दोस्ती सच्ची बात बताऊँ, आज जाहिर सी बात है। कुछ कॉम्प्लिकेशन थी इनकी पार्टी के अंदर, कुछ लोगों के मेडिकल के इश्यूज थे, वो मेरे पास लेकर आए, वो बताने जोगे नहीं थे, हमने आगे उनका इलाज किया। ठीक है ना? साहब का नहीं, ये जो अपने निसार कोड़े साहब है, इनका हर्निया का बहुत पुराना मसला है भाई। और अच्छा। कोई हल नहीं कर रहा था इसको। मेरा ख्याल उधर आसिफ अली जरदारी साहब का पथरी का मसला था, मैंने निकाली है वो ईंटें, इतनी बड़ी बड़ी एक ईंट निकली है। डॉक्टर आसिम हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। और नहीं मैं वक्त क्या फारिग होता हूँ, कभी टाइम मिले चक्कर लगाओ ना। और फाइव स्कोर देखा? आखिरी मेरे पास थोड़ा सा 5 स्कोर देखा तो 5 स्कोर आ जाएगा, ताश खेलेंगे, ताश दोपहर को फारिग हूँ मैं। इस जंग में कौन जीतेगा? कोई कहा इस जंग में लग रहा है वो जीतेंगे ज्यादा, मैं हूँ अकेला। नहीं, आपके साथ भी दोस्त तो मेरी बात कर रहा है ना। नहीं, मैं ये इधर दो हाथियों की लड़ाई है, आप तो मेरी तरफ पिस रहे हैं। हाथियों की लड़ाई में कौन? एक हाथी है, बाकी एवरेज है। वो हाथी जो है वो आप समझ जाए। ठीक है यार, लेकिन मजे की बात बताऊं, जिंदगी का थ्रिल पता है क्या है? आप सो रहे हो, ख्वाब देख रहे हो, लात पड़ जाए आपको। ठीक है, फेयर एनफ जी। खातिन अच्छा, कभी ये सोचिए कि तू बैठा हुआ और तुझे कोई यकीन ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर आसिम हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। खातिन हज़रात, डॉक्टर आसिम हुसैन हमारे साथ एक्सक्लूसिवली मौजूद यार, थे। कुछ भी है, और अच्छे हुए, आपने सरसों का तेल दे देते। इनकी ऑडियो बंद, आपने इनकी सारी बातें सुनी। फैसला करना है अदालत ने। देखते हैं कि इस जंग में कौन जीतता है। अगली दफ़ा आप ज़रूर आपके सामने किसी इस किस्म की स्टोरी के साथ आएंगे, जिसका सुनना आपके लिए भी ज़रूरी है और हमारे लिए जानना ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते अगर ज़िंदगी रही तो ज़रूर मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अबे मैं आजकल बना रहा हूँ जेल के अंदर ना, वो ऊन की चीज़ें बना रहा हूँ। ठीक है, एक चीज़ बनाई, उसको काट कर टोपी बना ले तू।